हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नवाचार IAS अकेडमी में। दोस्तों, मैं चंद्रपाल यादव और जैसा कि हमारा जो एक सीरीज चल रही है प्राचीन भारत का इतिहास, और उससे संबंधित हम जो मौर्योत्तर काल पढ़ा रहे हैं, और मौर्योत्तर काल में हमने विदेशी राजवंशों को पढ़ाया था भारत में, और उसको आज हम कंटिन्यू रखते हैं। पिछले लेक्चर आपने देखा होगा कि उसमें मैंने जो दो विदेशी राजवंश और उनसे संबंधित स्रोतों को पढ़ाया था जहाँ से हमको जानकारी मिलती है, और आज उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको हिंद यवन पढ़ाया था और शक राजवंश पढ़ाया था, और आज इस लेक्चर में मैं पहला जो तीसरा राजवंश है, पहला या पार्थियाई राजवंश, उसको देखेंगे। और उसके बाद में जो महत्वपूर्ण राजवंश है कुषाण राजवंश, और उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो कुषाण राजवंश है, तो वो कुषाण राजवंश है क्या। तो एक प्रकार से सबसे बाद में आए हैं कुषाण राजवंश, और कुषाण राजवंश एक प्रकार से जो मध्य एशियाई देश में जो यूची जनजाति थी चीन की, वो एक भारत में आई, और भारत में आकर उन्होंने क्या किया, एक हमला किया, और कुछ क्षेत्र पर उसने कब्जा कर लिया था, जिसके आधार पे बढ़ते गए और बढ़ते गए, और काफ़ी उन्होंने क्या है कि महत्वपूर्ण सिक्के भी चलाए हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो बिम कड़फिसस ने भारत में सबसे पहले स्वर्ण और चांदी के सिक्के चलाए थे। एक रूप से देखें तो कुषाण राजवंश अपने आप में काफ़ी शक्तिशाली सिद्ध हुआ था उस समय, और काफ़ी लंबे समय तक बना रहा। और देखेंगे कि जब कनिष्क का काल आता है, तो कनिष्क के काल आते आते एक कुषाण राजवंश काफ़ी डेवलप हो जाता है, और अपने आप में क्या है कि काफ़ी भारी मात्रा में क्या है कि वो आर्थिक सुधार, राजनीतिक सुधार और अन्य सुधारों को करता है। आज हम उन्हीं से संबंधित जो महत्वपूर्ण दो राजवंश है विदेशी, उनसे संबंधित हम चर्चा करेंगे, और उसी को आगे कंटिन्यू रखते हुए तो सबसे पहले जो तीसरा राजवंश है आज उसको लेके चलते हैं, पहलव या पार्थियाई राजवंश। तो देखिएगा, तीसरा राजवंश है यहाँ पे, उसकी हम चर्चा करेंगे, पहलव या पार्थियाई। पार्थियाई वंश का आक्रमण, वंश का पार्थियाई वंश, इसको हम इस रूप में देख सकते हैं कि इस वंश का शासक कौन था। तो मिथ्रेटस प्रथम को इस वंश का शासक माना जाता है, और मिथ्रेटस एक प्रकार से अपने आप में काफी फेमस था, और इस वंश का सबसे शक्तिशाली अगर राजा की हम बात करें, शासक की, तो वो गोंडोफर्निस है। और गोंडोफर्निस के ही शासनकाल में एक ईसाई मिशनरी का एक दल आता है सेंट थॉमस के नेतृत्व में, और ईसाई प्रचार प्रसार करता है, और उसी को ईसाई अनुश्रुतियों के अनुसार गोंडोफर्निस को ही संपूर्ण भारत का शासक माना गया है। तो चलिए, इससे संबंधित कुछ जानकारी है उसको हम देखते हैं, और उसके बाद में हम देखिए, यहाँ से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, छोटा सा राजवंश है। आगे जो चौथा राजवंश आएगा उससे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं बारी बारी से, तो उसको हम डिटेल में देखेंगे। तो इसको समझते हैं, दो चार पॉइंट जो महत्वपूर्ण हैं, जहाँ से प्रश्न पूछने की ज़्यादा संभावना रहती है उससे संबंधित। तो चलिए देखते हैं इस वंश से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट। तो देखेंगे, मिथ्रेटस प्रथम ये प्रकार से 171 ईसा पूर्व से 130 ईसा पूर्व तक इस वंश का मिथ्रेटस संस्थापक था। यानी इस वंश के संस्थापक की हम बात करें तो मिथ्रेटस था, जो एक प्रकार से काफी महत्वपूर्ण और माना जाता है अपने आप में। अगर इसमें देखें कि इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो वो गोंडोफर्निस था। तो लिखिएगा, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक सबसे प्रतापी शासक
शासक गोंडो फर्निस को माना जाता है, यानी एक प्रकार से गोंडो फर्निस सबसे महत्वपूर्ण यहाँ का शासक होता है। और एक रूप से देखा जाता है तो भारत में काफी प्रतिभाशाली और संपन्न इस वंश का शासक है गोंडो फर्निस। और इनकी राजधानी जो गंधार प्रांत था महाजनपद काल के दौरान, तो गंधार की जो राजधानी तक्षशिला थी, तक्षशिला को ही इन्होंने क्या है पश्चिमोत्तर देश में, यानी भारत का लगभग जो उस समय का आज के समय देखें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में इन्होंने कब्जा कर रखा था और तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया था। तो लिखिएगा इनकी राजधानी तक्षशिला थी। और देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, यानी इसके शासनकाल में, गोंडो फर्निस के शासनकाल में, लिखिएगा गोंडो फर्निस के शासनकाल में ईसाई मिशनरियों का प्रथम दल पहली ईस्वी में भारत आया था, जिसका नेतृत्व करता सेंट थॉमस को माना जाता है। ठीक है, यानी एक प्रकार से देखें तो भारत में जो सबसे पहले ईसाई मिशनरी आए थे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, तो उस समय पहला वह पार्थेय वंश का शासक था और उसी के कार्यकाल में गोंडो फर्निस के शासन काल में ही आए थे, जिसका नेतृत्व करता सेंट थॉमस को माना जाता है। ये याद रखिएगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिए सेंट थॉमस के लिए, कि सबसे पहले सेंट थॉमस के नेतृत्व में ही ईसाई मिशनरियों का पहला दल भारत आया था ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए। अगर हम बात करें कि ईसाई अनुसूचियों में ही जो गोंडो फर्निस है उसको संपूर्ण भारत का शासक बताया गया है, तो लिखिएगा ईसाई अनुसूचियों के अनुसार गोंडो फर्निस को संपूर्ण भारत का शासक माना गया है, शासक माना जाता है। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो ईसाई मिशनरी में गोंडो फर्निस को ही संपूर्ण भारत का शासक माना गया है। और इनकी मुद्राओं पर देखें
तो त्रिशूलधारी शिव के चित्र का अंकन मिलता है। तो नेक्स्ट लिखेगा इनकी मुद्राओं पर त्रिशूलधारी शिव का अंकन मिलता है। यानी एक प्रकार से देखें तो ये पहला पार्थियाई ये विदेशी थे, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने भारत में प्रवेश किया और भारत के जो भारत का संस्कृति थी या भारत के जो चाल चलन था उसको अपनाया, और उसी के आधार पे इन्होंने जो मुद्रा ढाली थी तो मुद्राओं में भगवान शिव के त्रिशूल थामे हुए मुद्राएं हैं, त्रिशूल थामे हुए चित्र का अंकन मिलता है। तो किसकी शासन काल में मिलता है? वो पार्थिया या पहला वंश के शासन काल में। तो इस वंश से संबंधित ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं है। हम क्या करते हैं कि जो महत्वपूर्ण पॉइंट है आपको दे दिए यहाँ पे, और इसी के आधार पे हम देखते हैं नेक्स्ट जो वंश आया है कुषाण वंश। और अपने आप में कुषाण वंश काफी प्रतिभाशाली और काफी लंबे समय तक भारत पर शासन किया है। एक समय तक आते आते कुषाण वंश यानी कनिष्क के शासन काल में आते आते ये संपूर्ण भारत के कुछ जो उत्तर भारत का जो संपूर्ण क्षेत्र है उस पर उनका शासन हो जाता है। तो देखेंगे पश्चिम में उज्जैन से लेकर ये पूर्वोत्तर तक के भाग को ये जीत लेते हैं, जिसमें मगध, अंग इत्यादि वंश को भी जीत लेते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वंश के बारे में, जो उस समय मौर्योत्तर काल के समय भारत पर इन्होंने आक्रमण करके और उस क्षेत्र को जीता, और उसके साथ साथ ही लगभग भारत के अधिकांश क्षेत्र पर इन्होंने शासन कर लिया था। तो चलिए देखते हैं, नोट्स जरूर बनाते जाइएगा। इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको अंडरलाइन कर लीजिए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट वंश के बारे में देखते हैं, कुषाण वंश का भारत पर आक्रमण या कुषाण वंश। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है, कुषाण वंश। कुषाण वंश एक प्रकार से देखें तो कुषाण जो मध्य एशिया में यूची जनजाति के थे, यानी चीन की जो यूची जनजाति थी वो मध्य एशिया में थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, चीन से आक्रमण नहीं किया था और ये कजाकिस्तान अफगानिस्तान के क्षेत्र की ओर आए, और अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए काबुल के क्षेत्र को पार करते हुए ये इन्होंने हिंदू कुश पर्वत श्रेणी को पार किया और भारत पर आक्रमण किया था। क्योंकि डायरेक्ट आक्रमण इसलिए नहीं कर पाए थे क्योंकि जो तिब्बत का पठार है काफी ऊंचा है, जिसकी वजह से उस पर चढ़ना इनको संभव नहीं था। तो देखते हैं ये किस जाति से संबंधित थे और इन्होंने किस प्रकार से भारत पर कब्जा किया है, महत्वपूर्ण शासक कौन सा है, उन सब की हम चर्चा करते हैं यहाँ पे। तो लिखिएगा, यहाँ पे हम बात करते हैं, यह मध्य एशिया में यूची जाति से थे, यानी मध्य एशिया में ये यूची जाति से थे। और इस वंश का जो संस्थापक माना जाता है, संस्थापक और सबसे प्रतिभाशाली शासक वो कुजुल कडफिसेस था, जिसने इस वंश का सबसे शक्तिशाली शुरुआत वाला व्यक्ति माना जाता है अपने आप में। तो लिखिएगा, कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस था।
वह प्रथम प्रतापी शासक हुआ। प्रथम प्रतापी शासक हुआ था जिसने राजा बांग की उपाधि धारण की थी। राजा बांग, ये याद रखना, ये बार बार पूछी जाती है। राजा बांग की उपाधि धारण की थी। तो एक प्रकार से देखा जाए कुजुल कडफिसेस था और इसने क्या किया है कि राजा बांग की उपाधि इसने धारण की और अपने आप में उस समय सबसे पहले जो प्रतापी शासक था, जिसने इसको एक संस्थापक के रूप में भी माना जाता है, और इसी ने सबसे पहले क्या है केवल तांबे के सिक्के चलाए थे, लेकिन भारत में नहीं चलाए थे। यहाँ के इसके कुछ जो मुद्राएं हैं वो सिर्फ प्राप्त होती हैं जिसमें यूनानी और खरोष्टी लिपि दोनों का इन्होंने उत्कीर्ण करवाया था। तो लिखिएगा कुजुल कडफिसेस की केवल तांबे की मुद्राएं ही प्राप्त हुई हैं। जिसमें एक प्रकार से देखा जाए तो खरोष्टी लिपि का इन्होंने क्या है, जिन पर खरोष्टी और यूनानी लिपि का एक प्रभाव चालू किया था। तो लिखिएगा, इसी में लिख लिए, जिन पर यूनानी व खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया था। अगर नेक्स्ट शासक की हम बात करें जिसने भारत पर हमला किया और भारत के कुछ शासकों हिस्से को जीत लिया था, तो वो है बिम कडफिसेस। तो लिखिएगा नेक्स्ट, बिम कडफिसेस ने भारत पर आक्रमण कर अपने वंश की स्थापना की। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो जो कुषाण वंश का जो शासक है बिम कडफिसेस, उसने क्या किया है, ये भारत पर हमला किया था। उससे पहले किसी ने किया था कुषाण वंश के शासकों में। तो बिम कडफिसेस ने ही कुषाण वंश के शासकों में भारत पर हमला किया और भारत में अपने वंश की स्थापना की थी। और देखेंगे कि इसी की मुद्राओं पर अगर देखेंगे तो सोने व चांदी की इसने मुद्राएं सबसे पहले चलाई हैं। तो लिखिएगा बिम कडफिसेस ने भारत में सोने व तांबे की, ध्यान रखना, सोने व तांबे की मुद्राएं का
सर्वप्रथम प्रचलन किया था। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो बिम कड़फिसस की जो मुद्राएं हैं वो सोने व तांबे की हैं, और कुछ मुद्राएं इन्होंने चांदी की भी चलाई हैं, लेकिन जो सोने की मुद्राएं हैं वो सबसे देखा जाए तो थोड़ी मात्रा में चलाई हैं। तो कुषाण वंश में जो शासक था बिम कड़फिसस, उसी ने सोने की मुद्राओं को भारत में अंकन किया था, लेकिन शुद्ध सोने की थी ये, एक प्रकार से शुद्ध सोने की थी। तो माना जाता है कि जो सोने की मुद्राओं में सबसे ज्यादा शुद्ध सोने की सिक्के चलाए थे वो बिम कड़फिसस ने ही चलाए थे, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में अगर बात की जाए तो वो गुप्त काल में चले हैं। ठीक है, तो देखेंगे जिन पर देखेंगे शिव और नंदी तथा त्रिशूल का अंकन मिलता है। देखिएगा आगे, जिन पर शिव, नंदी व त्रिशूल का अंकन मिलता है। यानी एक प्रकार से देखेंगे तो ये महत्वपूर्ण है, शिव, नंदी और त्रिशूल। तो शिव, नंदी और त्रिशूल का अंकन किसकी मुद्राओं पर मिलता है? तो वो बिम कड़फिसस की मुद्राओं पर ही मिलता है। और बिम कड़फिसस की मुद्राएं किस प्रकार की थी? वो सोने की मुद्राएं थी। तो कुषाण वंश में सोने की मुद्राएं सबसे पहले किसने चलाई थी? तो वो बिम कड़फिसस ने चलाई थी। अगर इसमें देखें तो सबसे ज्यादा प्रतापी शासक कौन हुआ है? तो वो कनिष्क हुआ है। तो लिखिएगा आगे, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, इसको मिटाते हैं। सब लोग नोट्स जरूर बनाते जाइएगा, और ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जामों के लिए। देखिएगा, एक बौद्ध विद्वान हुए हैं कुमार लाट, और कुमार लाट की पुस्तक है, जो पुस्तक का नाम है कल्पना मंडितिका। और कल्पना मंडितिका से ये ज्ञात होता है कि कनिष्क अपने आप में एक बौद्ध धर्म को इसने अपनाया था, और अपने आप में ये उनकी पुस्तक है जिसमें बताया जाता है कि इसने मगध और अंग के साम्राज्य को भी जीत लिया था। तो कनिष्क अपने आप में सबसे प्रतापी शासक हुआ था। तो लिखिएगा, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक, कनिष्क को माना जाता है। देखिए, इस बात का उल्लेख कहां से मिलता है कि इसने मगध को भी जीत लिया था। तो वो ये है, एक पुस्तक है बौद्ध विद्वान कुमार लाट की पुस्तक है जिसका नाम है कल्पना मंडितिका। तो लिखिएगा, बौद्ध विद्वान कुमार लाट, याद रखिएगा कुमार लाट ये नाम है बौद्ध विद्वान का। कुमार लाट की पुस्तक कौन सी है? कल्पना मंडितिका। कल्पना मंडितिका, ये याद रखना। ये किसकी पुस्तक है? तो कुमार लाट की पुस्तक है। से ज्ञात होता है कि इससे ज्ञात होता है कि कनिष्क ने भारत के पूर्वी क्षेत्र को भी जीत लिया था।
को भी जीत लिया था, जिसमें अगर देखें तो मगध का जो क्षेत्र है और पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया था। और वहां से एक रूप से देखा जाए तो पाटलिपुत्र में जो भगवान बुद्ध का कमंडल प्राप्त किया था और एक बौद्ध विद्वान अश्वघोष को भी इसने प्राप्त किया था। तो एक प्रकार से देखे जाए तो ये कनिष्क अपने आप में काफी शक्तिशाली शासक हुआ है कुषाण वंश का। तो आगे लिखिएगा, कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया एवं वहां से भगवान बुद्ध का कमंडल तथा एक बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्राप्त किया। यानी जो बौद्ध विद्वान अश्वघोष है और इसको प्राप्त किया था कनिष्क ने। तो एक रूप से देखा जाए तो कनिष्क अपने आप में बौद्ध धर्म का लास्ट में जाके बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेता है और बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के बाद में पहली शताब्दी में या पहली ईस्वी में माना जाता है 102 या 103 ईस्वी के आसपास ये कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन करता है। और बताया जाता है कि कनिष्क ने जो कश्मीर के क्षेत्र में एक कनिष्कपुर नामक एक नगर भी बसाया था, तो उसकी भी चर्चा हमको मिलती है। तो यहाँ देखिएगा, राजतरंगिणी के अनुसार, देखिए राजतरंगिणी किसकी है, बाणभट्ट की पुस्तक है और जिसमें कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। उसी के आधार पर बताया जाता है कि कश्मीर पर अश्वघोष का भी शासन था। तो लिखेगा नेक्स्ट पॉइंट पर, राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर पर कनिष्क का अधिकार था। यानी ये उल्लेख किसमें किया गया है, तो जो कश्मीर का इतिहास लिखा गया है बाणभट्ट के द्वारा और उसकी जो पुस्तक है राजतरंगिणी, उसमें ये उल्लेख किया गया है कि कनिष्क का कश्मीर पर भी अधिकार था और वहां पर कनिष्कपुर नामक एक नगर बसाया था। यानी एक प्रकार से देखें तो कनिष्कपुर जो नगर बसाया है वो कनिष्क ने बसाया है, कहां पर, कश्मीर में बसाया है। नेक्स्ट हम बात करें और इसके पॉइंट संबंधित, तो इसको अपलोड कर लीजिए और देखते हैं क्या क्या इसके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। कल का जो हमारा लेक्चर रहेगा उस लेक्चर में है जो स्थानीय राजवंश हैं, जिसमें शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश तथा चेदी वंश उड़ीसा का इत्यादि संबंध में चर्चा करेंगे। तो इसमें देखिए नेक्स्ट पॉइंट,
कनिष्क के शासनकाल में ही, कनिष्क के शासनकाल में, शासन काल में बौद्ध धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित चतुर्थ बौद्ध संगति का संबंधित, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन होता है, संगति का आयोजन होता है। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान, हीनयान एवं महायान दो शाखाओं में बट जाता है, ठीक है। यानी इसी के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में एक बौद्ध संगति होती है, जो मैंने आपको पढ़ाई थी। आप जिस किसी ने भी बौद्ध धर्म से संबंधित हमारा लेक्चर पढ़ा होगा, उसने चारों बौद्ध संगतियों को पढ़ा होगा कि जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी वो कश्मीर के कुंडल वन में हुई है 1वीं शताब्दी ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और उसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, ठीक है। तो आप उसमें जाके इसको कंप्लीट पढ़ लीजिएगा जिसने भी ना पढ़ी हो। अब यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अनुयायी था। यानी अगर बात की जाए, अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो कनिष्क था वो बौद्ध धर्म के किस शाखा का अनुयायी था, तो वो बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अनुयायी था। तो इसमें देखेंगे कि महायान शाखा का अनुयायी है, और देखा जाए तो इस समय में आते आते कनिष्क ने भी काफ़ी बड़े स्तर पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था और उसको संरक्षण भी दिया था। तो इसी के आधार पे माना जाता है कि कनिष्क के समय में ही बुद्ध की जो मानव आकृति जो थी उनको देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा था, उनकी मूर्ति पूजा की जाने लगी थी। तो वो इसी के शासनकाल में आते आते होने लगी थी। तो ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान बुद्ध की जो मूर्तियों को भगवान के रूप में पूजा जाने लगा है, तो वो किसके शासनकाल में है, तो वो कनिष्क के शासनकाल में है। तो नेक्स्ट लिखिएगा, यानी देखा जाता है कनिष्क विद्वानों का महान आश्रयदाता था जिसके दरबार में अश्वघोष, चरक, नागार्जुन एवं
पार्स आदि विद्वान रहते थे, विद्वान रहते थे। ठीक है, तो अगर बात की जाए जो कौन कौन से महान विद्वान इसके शासनकाल में रहते थे इसके दरबार में, तो अश्वघोष, चरक, नागार्जुन एवं पार्थ नामक विद्वान इसके दरबार में, कनिष्क के दरबार में रहते थे और उनको आश्रय दिया जाता था। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की जो इस काफी महत्वपूर्ण है। एक इन्होंने शक संवत भी चलाया है, जिसमें शकों को पराजित किया था और उसी के आधार पे शक संवत इसने चलाया था, उसकी हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो लिखिएगा, इसको हम क्लियर कर देते हैं। ये भी इसका शासनकाल काफी महत्वपूर्ण माना जाता है अपने आप में, और इसी के समय तक आते आते कनिष्क ने एक नवीन संवत शक संवत चलाया था जो 78 ईस्वी में शुरू किया। यानी ये शक संवत की अगर तिथि की हम बात करें तो वो 78 ईस्वी मानी जाती है, और यही शक संवत है जिसके पहले महीने का नाम चैत है, और आज हमारे देश में यही शक संवत भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया जाता है, जिसमें इसके 12 महीनों के नाम हैं, जिसमें चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादों, क्वार, कार्तिक, माघ, पूष, अश्विन और फाल्गुन इत्यादि 12 महीनों का उल्लेख है। तो वो शक संवत को भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में मान्यता मिली थी आजादी के बाद। तो लिखेगा इसी संवत को, एक मिनट, इसी संवत को आजादी के बाद भारत ने राष्ट्रीय कैलेंडर की मान्यता दी थी। भारत ने राष्ट्रीय कैलेंडर की मान्यता दी थी। यानी एक रूप से देखा जाए तो जो शक संवत है, जिसको शक संवत के हिंदी का कैलेंडर माना जाता है, इसी को हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में मान्यता मिली गई है। और जो इंग्लिश का कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर, उसका अगर देखें तो मार्च का 21 या 22 तारीख है, उसमें चैत का प्रथम तिथि को माना जाता है। यानी कि चैत्र माह जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है, तो वो मार्च की 21 तारीख या 22 तारीख से शुरू होता है। अगर हम बात करें कि एक संवत है विक्रम संवत और शक संवत के बीच क्या डिफरेंट है, उसकी हम बात करें, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो वो देख लीजिएगा। विक्रम संवत जो विक्रमादित्य द्वारा चलाया गया था, विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व, और शक संवत जो चलाया गया है वो 78 ईस्वी में। अब यहाँ देखेंगे 78 ईस्वी में शक संवत चलाया गया है, और विक्रम संवत यहाँ पे चलाया गया है 57 ईसा पूर्व या 58 ईसा पूर्व, एक ही माना जाता है। अगर इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे कितने साल का है तो इनको जोड़ दीजिए,
इनको जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, यानी कि ये 7 और 5 7 और 8 15 और 5 और 7 कितना होगा 11 और 1 12, यानी 135 वर्ष। 135 वर्ष इन दोनों के बीच डिफरेंट है। किसके बीच में? विक्रम संवत और शक संवत के बीच में। ये बार बार यहाँ से पूछा जाता है कि विक्रम संवत और शक संवत के बीच कितने साल का अंतर है। तो कितने साल का अंतर है वो आता है 135 वर्ष का। और ये प्रश्न यहाँ से बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ आपने देखा कि हमने कुषाण वंश से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे या महत्वपूर्ण जानकारी थी आपके सामने प्रोवाइड की। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखिए, अभी तक हमने पिछले लेक्चर को और इसको अगर मिला दिया जाए तो 4 राजवंशों की हमने यहाँ पे फिनिश किया है, जो विदेशी राजवंश थे। सबसे पहले हिंद यवन, फिर शकों को हमने पूर्ण किया था पहले लेक्चर में। दूसरे लेक्चर में, आज के लेक्चर में हमने पहला या पार्थेय वंश और कुषाण वंश को कंप्लीट किया। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम क्या है कि जो स्थानीय राजवंश हैं, भारत के जो स्थानीय राजवंश हैं मौर्योत्तर कालीन, उसको कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद जो यहाँ की आर्थिक दशा है और राजनीतिक दशा, उसको हम कंप्लीट करेंगे। यानी लगभग 2 लेक्चर अभी और आएंगे। उसके आधार पर मौर्योत्तर कालीन पूरा शासन को हम फिनिश यहाँ से कंप्लीट कर देंगे। और उसके बाद हम एक इंफॉर्मेशन आपको और दे दें कि जैसे ही हमारा मौर्योत्तर काल खत्म हो जाएगा, उसके साथ साथ मेरी जो क्लासें रहेंगी वो 3 दिन क्लासें हैं शुरुआत वाली, वो हिस्ट्री पर रहेंगी। और बाकी जो 3 दिन हमारी जो लास्ट क्लासें हैं, जिसमें बृहस्पतिवार, शनिवार और शुक्रवार और शनिवार की हैं, वो हम ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी से, ताकि आपका जो सिलेबस है एक सही समय पर 30 अप्रैल से पहले फिनिश हो जाए और आपको एग्जाम देने में कोई दिक्कत नहीं रहे। इसी आधार पर हम डबल सब्जेक्ट एक साथ में चलाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और यदि हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप शेयर करिएगा ताकि वो भी अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।